Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start fourth chapter of the series of Public Administration in India. Students, आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, भारत में लोक प्रशासन सीरीज के सिलेबस और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का यूट्यूब लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर इज कॉल्ड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इन पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका। स्टूडेंट्स, इस अध्याय में हम कवर करेंगे या फिर इस अध्याय की जो थीम्स है वो है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंट्रोडक्शन, origin of cabinet secretariat, the wings of the department of cabinet matters, division of the statistics department of the cabinet, functions of cabinet secretariat, प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ द पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय का इंट्रोडक्शन, कैबिनेट सचिवालय का विकास, कैबिनेट मामलों के विभाग के विंग्स, कैबिनेट के सांख्यिकी विभाग का प्रभाग और कैबिनेट सचिवालय के कार्य, फंक्शंस। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पीएमओ इंट्रोडक्शन। पीएमओ एक परिचय। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ consists of the immediate staff of the Prime Minister of India as well as multiple levels of support staff reporting to the Prime Minister. The PMO is headed by the Principal Secretary, currently Pramod Kumar Misra. During the tenure of Jawaharlal Nehru as Prime Minister, the then Prime Minister's Secretariat was headed by a Joint Secretary until his death. The post of Principal Secretary to Prime Minister was created during the tenure of Indira Gandhi as Prime Minister. The Prime Minister office was originally called the Prime Minister's Secretariat until 1977, when it was renamed during the Morarji Desai Ministry. Students, प्रधानमंत्री कार्यालय, बेसिकली इसको पीएमओ कहते हैं शॉर्ट में। प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के प्रधानमंत्री के तत्काल कर्मचारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाले सहायक कर्मचारियों के कई स्तर शामिल होते हैं। पीएमओ के प्रमुख प्रधान सचिव वर्तमान में प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु तक बेसिकली तत्कालीन प्रधानमंत्री सचिवालय का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव द्वारा किया जाता था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सृजित किया गया। पीएमओ को मूल रूप से 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। उसके पश्चात मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदल दिया गया और इसको पीएमओ कर दिया गया। मीन्स प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट या प्रधानमंत्री सचिवालय से प्रधानमंत्री कार्यालय नाम कर दिया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। द पीएमओ प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। द पीएमओ includes the anti-corruption unit and the public wing dealing with grievances. The office houses the Prime Minister and few selected officers of Indian civil service who work with him to manage and coordinate government and his office. The Prime Minister through his office coordinates with all ministers in the Central Union Cabinet, Minister of Independent Charges and Governors and Ministers of State Government. पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। पीएमओ में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई और शिकायतों से निपटने वाली सार्वजनिक शाखा शामिल है।
कार्यालय में प्रधानमंत्री और भारतीय सिविल सेवा के कुछ चुनिंदा अधिकारी रहते हैं जो सरकार और उनके कार्यालय के प्रबंधन और समन्वय के लिए उनके साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य सरकारों के राज्यपालों और मंत्रियों के साथ समन्वय करता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि पीएमओ क्या काम करता है। सो पीएमओ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको सचिवीय सहायता देता है। इसके अलावा जो पीएमओ है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार विरोधी इकाई यानी कि एंटी करप्शन यूनिट और पब्लिक विंग जो ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतों से निपटने वाली एक सार्वजनिक शाखा जो होती है वो शामिल होती है पीएमओ में। ऑफिस में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में पीएमओ में प्रधानमंत्री और भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस के कुछ चुने हुए अधिकारी ही रहते हैं और ये अधिकारी सरकार और उनके कार्यालय के प्रबंध यानी कि पीएमओ के मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और समन्वय के लिए उनके साथ काम करते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री अपने पीएमओ के माध्यम से यानी कि अपने आवास के माध्यम से या फिर हम कहें अपने ऑफिस के माध्यम से, प्रधानमंत्री अपने ऑफिस के माध्यम से, अपने कार्यालय के माध्यम से, पीएमओ के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य सरकार के राज्यपालों और मंत्रियों के साथ समन्वय करता है, मीन्स बातचीत करता है। द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसको हम बेसिकली PMNRF के नाम से जानते हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एंड द नेशनल डिफेंस फंड आर ऑपरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द PMO. The Prime Minister's National Relief Fund was established in January 1948 as trust by then Prime Minister Jawaharlal Nehru with public contribution to assist displaced persons from Pakistan due to partition of India. In the year 2013-14, the fund received donation around 377.04 crore rupees. और ये जो 512 करोड़ इन 2020। स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF और राष्ट्रीय रक्षा कोष NDF नेशनल डिफेंस फंड, ये जो फंड है या फिर ये जो कोष है ये बेसिकली पीएमओ के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की जो स्थापना है वो जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा की गई ताकि भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता की जा सके और इनकी सहायता करने के लिए एक योगदान या सार्वजनिक योगदान के साथ ट्रस्ट के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। और वर्ष 2013-2014 में इस कोष को अराउंड 377.04 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से यदि हम करंट की बात करें तो 2020 में इस कोष को 512 करोड़ रुपीस का दान प्राप्त हुआ है, डोनेशन मिला है। PMO is located in the south block of the Secretariat building. The 20-room PMO is equipped to provide both infrastructural and manpower support to the nation's chief executive. High-tech accessories and sophisticated communication devices are installed to monitor domestic and international developments. So students, basically PMO सचिवालय भवन के साउथ ब्लॉक में स्थित है। PMO का जो ऑफिस है यानी जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो सचिवालय भवन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का जो साउथ ब्लॉक है उसमें स्थित होता है। 20 कमरों वाला PMO देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ढांचागत और जनशक्ति दोनों सहायता प्रदान करने के लिए सुसज्जित है। यानी कि पीएमओ में टोटल 20 कमरे होते हैं, 20 रूम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में 20 रूम होते हैं और इस रूम के अंतर्गत मैन पावर के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हाई होता है। ओके, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकास की निगरानी के लिए हाईटेक सामान और परिष्कृत संचार उपकरण स्थापित किए गए हैं। इन कमरों में या फिर इस प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में
डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास की जो निगरानी के लिए जो हाईटेक सामान है या फिर हम ये कहें जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उनकी स्थापना की गई है, उनको रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। नाउ फंक्शंस ऑफ द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के कार्य। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन where relevant files are forwarded to the PMO for clearance, suggestions and comments। सो स्टूडेंट्स, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग, जिसको बेसिकली आज के समय में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, जहां प्रासंगिक जो फायदे हैं वो मंजूरी, सुझाव और टिप्पणियों के लिए पीएमओ के पास भेजी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन इंक्लूड्स फॉलोइंग गिवन बिलो। इसके अलावा प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत ध्यान में कुछ चीज़ें रहती है, शामिल होती है, लाइक डिफेंस रिलेटेड इशूज, रक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी जो निगरानी है वो प्रधानमंत्री डायरेक्टली करते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर विच प्रेफरेंस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, न्यायिक नियुक्तियाँ जिनके लिए वरीयता अनुमोदन आवश्यक है। बेसिकली दोज पॉलिसी मैटर्स विच आर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल सर्विस एंड रिफॉर्म्स, यानी कि ऐसे नीतिगत मामले जो बेसिकली सिविल सेवाओं और सुधारों के प्रशासन से संबंधित होते हैं, उनका भी ध्यान जो है वह भी प्रधानमंत्री के ध्यान में रहते हैं। और मेजर डिसीजन विच आर रिलेटिंग टू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा ही दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा, पीएमओ के द्वारा। मेजर इशूज ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण के प्रमुख मुद्दे। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल पैकेज अनाउंस्ड फॉर द स्टेट, राज्यों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की घोषणा। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में कोई आपदा पैदा हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए, किसी नेचुरल आपदा हो या फिर कोई मैन मेड आपदा आ जाए वहाँ पर है, सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उस स्टेट के लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंस करते हैं। तो ये काम भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा ही किया जाता है कि किस स्टेट को कितना विशेष पैकेज देना है। नाउ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंट्रोडक्शन, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल सचिवालय और उसका इंट्रोडक्शन। सो द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ the Government of India, transition of business rules 1961 and the Government of India, allocation of business rules 1961, facilitating smooth transition of business in ministries, departments of the government। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार व्यापार का लेन देन नियम 1961 और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जिससे सरकार के मंत्रालय और विभागों में व्यापार के सुचारू संचालन की सुविधा मिलती है। दिस सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज एंड ऑल्सो असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बाय ensuring इंटर-मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, ironing out differences amongst ministries, departments and evolving consensus through the instrumentality of the standing ad hoc committees of secretaries। So students, बेसिकली यह सचिवालय कैबिनेट और कैबिनेट की समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है और अंतर मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करके मंत्रालय विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके और सचिवों की स्थायी तदर्थ समितियों के माध्यम से आम सहमति विकसित करके सरकार में निर्णय लेने में सहायता करता है। सो जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो बेसिकली जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच में मतभेद को दूर करने का काम करता है। उनके मतभेदों को दूर करके बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है उसके काम को आसान कर देता है। थ्रू दिस मैकेनिज्म न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स आर आल्सो प्रमोटेड, यानी कि ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसके माध्यम से नई नीतिगत पहलों को बढ़ावा दिया जाता है। The Cabinet Secretariat ensures that the President, the Vice President and the Ministers are kept informed of the major activities of all ministries, departments by means of monthly summary of their activities। मीन्स कैबिनेट सचिवालय
यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से सभी मंत्रालय विभागों की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया जाए। यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, वो जो भी काम करती है उन सभी की रिपोर्ट बनाकर मंथली रूप से, मासिक रूप से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो मिनिस्टर्स है उनको देता है। Management of major crisis situations in the country and coordinating activities of various ministries in such a situation is also one of the function of cabinet secretariat. देश में प्रमुख संकट की स्थितियों का प्रबंधन और ऐसी स्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है। नाउ ओरिजिन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सचिवालय की उत्पत्ति या फिर इसका विकास। सो बिफोर द एडॉप्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल गवर्नमेंटल बिजनेस वाज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. This council was functioning as a joint consultative board as the amount and complexity of the business of the government increased. The work of the various departments was distributed amongst the members of the council, and only the more important cases were dealt with by the Governor General or the council collectively. सो भारत सरकार में पोर्टफोलियो प्रणाली को अपनाने से पहले सभी सरकारी कार्यों का निपटान गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा किया जाता था। यह परिषद एक संयुक्त सलाहकार बोर्ड के रूप में काम कर रही थी। जैसे जैसे सरकार के कारोबार की मात्रा और जटिलता बढ़ती गई, विभिन्न विभागों का काम परिषद के सदस्यों के बीच वितरित किया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया, और सिर्फ जो महत्वपूर्ण मामले हैं, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, उनको गवर्नर जनरल या फिर परिषद द्वारा सामूहिक रूप से निपटाया गया। दिस प्रोसीजर वॉज legalized by the Indian Council Act 1861 during the time of Lord Canning, leading to the introduction of the portfolio system and the inception of the Executive Council of the Governor General. So इस प्रक्रिया को लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वैध किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। The Secretariat of the Executive Council was headed by the private secretary to the Viceroy, but he did not attend the council meeting. Lord Williamson first started the practice of having his private secretary by his side at these meetings. Later, this practice continued and in November 1935, the Viceroy's private secretary was given the additional designation of secretary to the Executive Council, but these posts were separated subsequently, and a separate secretary was appointed to the Executive Council as distinct from the private secretary to the Viceroy and Governor General. सो स्टूडेंट्स, कार्यकारी परिषद के सचिवालय का नेतृत्व बेसिकली वायसराय के निजी सचिव करता था। आरंभ में जो कार्यकारी परिषद थी वो उसका जो नेतृत्व है या फिर कार्यकारी परिषद के सचिवालय का नेतृत्व वायसराय का निजी सचिव करता था, लेकिन वह परिषद की बैठकों में शामिल ही नहीं होता था। लॉर्ड विलिंगडन ने सबसे पहले इन बैठकों में अपने निजी सचिव को अपना पक्ष रखने की प्रथा शुरू की, यानी कि लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी जगह पे अपने निजी सचिव को इन बैठकों में भेजना आरंभ किया। बाद में ये जो प्रथा है ये जारी रही। 1935 को वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारी परिषद के सचिव का अतिरिक्त पदभार दिया गया या फिर पदनाम दिया गया, लेकिन इन पदों को बाद में अलग कर दिया गया और एक अलग सचिव को कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया जो वायसराय और गवर्नर जनरल के निजी सचिव से अलग था। The Constitution of the interim government in September 1946 brought a change in the name of this office. सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के गठन से इस कार्यालय के नाम में परिवर्तन हुआ
On 5th September 1946, the Secretariat of the Executive Council was designated as Cabinet Secretariat and the Secretary of the Executive Council as Cabinet Secretary. So 5 सितंबर 1946 को कार्यकारी परिषद के सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय और कार्यकारी परिषद के सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में नामित किया गया. It no longer remained concerned with only the work of circulating papers to ministers and ministries, but developed into an organization for effecting coordination between the ministries. यह अब केवल मंत्रियों और मंत्रालयों को कागजात प्रसारित करने के काम से संबंधित नहीं रहा, बल्कि मंत्रालयों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए संगठन के रूप में भी विकसित हुआ है. सो स्टूडेंट्स, यदि हम इसी को सरल भाषा में देखें तो जब इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम को नहीं अपनाया गया था, उस समय पे जितने भी जो गवर्नमेंट का काम है या फिर जितने भी बिजनेस है, जो भी गवर्नमेंट होती है, सरकारी जो भी काम है, वो किए जाते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा. और ये जो काउंसिल थी ये बेसिकली एक सलाहकार बोर्ड के रूप में काम करती थी, एक संयुक्त सलाहकार बोर्ड के रूप में काम करती थी. लेकिन जब समय के साथ साथ जो सरकार का काम है उसकी संख्या बढ़ती गई, यानी कि सरकार के जो फंक्शंस है, जो सरकार के जो बिजनेस है, उनकी संख्या बढ़ती चली गई, तो क्या हुआ, एक जटिलता पैदा हो गई. क्योंकि ये जो सलाहकार बोर्ड था या फिर जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, ये इस कैपेबल नहीं थी कि वह सरकार के सभी कामों को सुचारू रूप से संचालित कर सके. सो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए विभिन्न जो विभाग थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनमें काम को परिषद के जो सदस्य होते थे, बेसिकली ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल है इसके जो सदस्य होते थे, इन सदस्यों में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया कि भाई इतने विभाग का काम ये सदस्य करेंगे, कुछ विभाग का काम ये सदस्य करेंगे. फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर मान लीजिए 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर्स में और जो विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, वो मान लीजिए 10 है, तो 10 जो विभाग है उनके कामों को इन 5 सदस्यों में वर्गीकृत कर दिया गया. ओके, कहने का तात्पर्य सिंपल ये है कि आरंभ में जब पोर्टफोलियो सिस्टम नहीं था, उस समय पे सरकार के जो काम थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा किए जाते थे. गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो सिर्फ एक संयुक्त सलाहकार बोर्ड के रूप में काम करती थी. लेकिन जब सरकार के काम में वृद्धि होनी स्टार्ट हुई या सरकार का जो बिजनेस है उसमें वृद्धि होनी स्टार्ट हुई, तो जटिलता पैदा हो गई. अब इसी चीज़ को संभालने के लिए जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसके जो सदस्य थे, उन सदस्यों में विभिन्न विभागों के काम को वितरित कर दिया गया है. और जो महत्वपूर्ण काम होते थे वही काम सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने लगे. ये सारी चीज़ें हुई और इस चीज़ को वैध माना गया, इस प्रोसीजर को पूरा, या फिर ये जो प्रोसीजर था इसको लीगलाइज्ड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा. यानी कि जो विभिन्न गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें काम को वितरित कर देना, इस चीज़ को लीगलाइज्ड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा. और इसी की वजह से पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ हुआ था. ओके, और इस अधिनियम की वजह से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना भी हुई. एजुकेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुई थी. ये सारी चीज़ें होने लगी. अब ये जो एजुकेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, जो एजुकेटिव काउंसिल थी वो बेसिकली उसका जो नेतृत्व था वो वायसराय का निजी सचिव उसका नेतृत्व करता था, वायसराय का निजी सचिव. लेकिन ये जो निजी सचिव था ये कभी भी इस एजुकेटिव काउंसिल के जो बैठकें होती है, मीटिंग होती है, उसमें शामिल नहीं होता था. ये उसमें शामिल नहीं होता था. अब क्या होने लगा, इसके बाद जो लॉर्ड विलिंगटन थे इन्होंने सबसे पहले एजुकेटिव काउंसिल में अपने निजी सचिव को अपना पद रखने के लिए भेजना आरंभ कर दिया. और ये जो चीज़ है कि भाई उन्होंने अपना पद रखने के लिए भेजना आरंभ कर दिया, कंटिन्यू ये जो प्रथा थी ये जारी हो गई. फिर जितने भी बात के जितने भी गवर्नर जनरल आए सभी अपने निजी सचिव को भेज देते थे एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग में. नवंबर 1935 में जो वायसराय का निजी सचिव था उसको एजुकेटिव काउंसिल का सचिव बना दिया गया. उसको बेसिकली एजुकेटिव काउंसिल का सचिव बना दिया गया. वायसराय के निजी सचिव को ही एजुकेटिव काउंसिल का सचिव बना दिया गया. हालांकि ये जो पद थे इन्हें बाद में अलग कर दिया गया था. बाद में अलग कर दिया गया तो क्या हुआ, एजुकेटिव काउंसिल का एक के लिए एक अलग से सचिव नियुक्त किया गया.
वायसराय अपना अलग था, या गवर्नर जनरल है उसका निजी सचिव अलग था। सो ये जो पद है ये डिफरेंट कर दिए गए। आरंभ में क्या हुआ, आरंभ में बेसिकली जो निजी सचिव है, वायसराय के निजी सचिव जाते थे बैठकों की, जो एजुकेटिव काउंसिल है उनमें, उनकी बैठकों में वायसराय या फिर गवर्नर जनरल का पद रखने के लिए। लेकिन नवंबर 1935 में वायसराय के निजी सचिव का पद और एजुकेटिव काउंसिल के सचिव का पद अलग अलग कर दिया गया। ओके, यानी कि एक नया पद बना दिया गया एजुकेटिव काउंसिल के सचिव का। ये सारी चीज़ें चली। उसके बाद क्या होता है, अब समय धीरे धीरे आते आते आज़ादी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के लिए इंडियन गवर्नमेंट बनती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। सो ये सितंबर 1946 में क्या हुआ, सितंबर 1946 में इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी और इस इंडियन गवर्नमेंट ने इस कार्यालय के नाम को चेंज कर दिया। और क्या हुआ फिर 5 सितंबर 1946 को, 5 सितंबर 1946 को जो एजुकेटिव काउंसिल थी उसको बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कर दिया गया, और जो एजुकेटिव काउंसिल का जो सचिव था उसको बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम दे दिया गया उसी चीज़ को, इस तरीके से। सो नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मैटर्स, कैबिनेट मामलों के विंग। सो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मैटर्स है उसके बेसिकली कुछ विंग्स है, जैसे सिविल विंग, मिलिट्री विंग, इंटेलिजेंस विंग। सो सिविल विंग का काम करता है, द सिविल विंग इज द मेन विंग दैट प्रोवाइड्स एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द यूनियन कैबिनेट। जो सिविल विंग है वो मुख्य विंग होती है जो बेसिकली जो यूनियन कैबिनेट है उसको परामर्श और सहायता उपलब्ध करवाती है। सेकंड, मिलिट्री विंग, द मिलिट्री विंग प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द डिफेंस मिनिस्टर्स कमिटीज ऑन मिलिट्री अफेयर्स, द कमिटी ऑन मिलिट्री अफेयर्स, द डिफेंस सर्विस चीफ्स कमिटी, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर कमिटीज। सो सैन्य विंग बेसिकली सैन्य मामलों की रक्षा की समिति, सैन्य मामलों की समिति, रक्षा सेवा प्रमुखों की समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाती है। सो मिलिट्री विंग सचिवीय सहायता उपलब्ध करवा रही है किन किन को, सैन्य मामलों की रक्षा मंत्री की समिति को, सैन्य मामलों की समिति को, रक्षा सेवा प्रमुखों की समिति को, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को। Third, the intelligence wing. The intelligence wing deals with the matters related to the joint intelligence committee of the union cabinet. So, आज सूचना विंग के यूनियन कैबिनेट की संयुक्त आसूचना समिति से जुड़े मामलों का कार्य देखती है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के सांख्यिकी विभाग के प्रभाग। सो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण निदेशालय। सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। इट्स मेन वर्क इज टू कंडक्ट अ सैंपल सर्वे टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी और इसका प्रमुख काम है जनता की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों, लघु उद्योगों के उत्पादन, कृषि संबंधी सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करने के लिए सैंपल सर्वेक्षण करवाना। सो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण निदेशालय है, इसका मुख्य काम है सैंपल सर्वेक्षण करवाना, किसके लिए, संबंधित आंकड़े मिल सके और कृषि संबंधी सांख्यिकी आंकड़े हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि जब हमें ये सारी जानकारियां मिलेगी, ये आंकड़े मिलेगी, उन्हीं के आधार पर हम एक अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1957। दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट statistical data related to the various subjects from various ministries. It deliberates on problems related to the statistical data as well as renders advice to ministries and government agencies.
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना मई 1957 ईस्वी में की गई थी। सो ये जो संगठन है, ये संगठन विभिन्न विषयों संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को विभिन्न मंत्रालयों से एकत्रित करता है। ये सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ साथ मंत्रालयों और सरकारी अभिकरणों को परामर्श भी देता है। अब ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका क्या काम है? इसका काम है बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज है उनसे आंकड़े देना, मतलब कि उनसे भी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो करेक्ट करना और उस डाटा पर फिर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना और उसके बाद जो मंत्रालय है या फिर जो सरकारी अभिकरण है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनको परामर्श देना कि भाई उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। कंप्यूटर सेंटर नेक्स्ट, it was established in June 1966 to cater to the need of data preparation of government organization as well as public sector enterprises located in and around Delhi. So कंप्यूटर केंद्र की जो स्थापना है वो जून 1966 में की गई थी, जून 1966 में, ताकि सरकारी संगठन के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के आसपास स्थित सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों के आंकड़े तैयार करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय के कार्य, क्या क्या काम होते हैं कैबिनेट सचिवालय के, इसमें वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। सो कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री का दिन काम करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसके क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट इज एलोकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, सरकारी कार्य का आवंटन और निपटान। सपोर्ट टू कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट समितियों को समर्थन। स्टूडेंट्स, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो फर्स्ट काम है वो है एलोकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, मीन जो सरकारी बिजनेस है, सरकारी काम है, उनका आवंटन और निपटान करना। सेकंड, सपोर्ट टू कैबिनेट कमिटीज़, जितनी भी कैबिनेट समितियां हैं उनको समर्थन देना। प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देना, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ही है। एलोकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्क से, सरकारी कार्य का आवंटन और निपटान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 AOB रूल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 TOB रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 77 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 EOB और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 TOB नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के भाग 3 में निहित है। द फर्स्ट शेड्यूल टू द AOB रूल्स स्पेसिफाइज द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेस, सेक्रेटेरिएट्स, while the second schedule lists the business allocated to different ministries, departments of the government of India। AOB नियमों की पहली अनुसूची यानी कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस नियमों की पहली अनुसूची मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सचिवालयों को निर्दिष्ट करती है, जबकि दूसरी अनुसूची भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों को आवंटित व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। The TOB rules lay down the procedure for the disposal of business and decision making in the government of India। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस नियम जो है वो भारत सरकार में व्यवसाय के निपटान और निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। द TOB रूल्स स्पेसिफाई द केसेस फॉर विच अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज एंड ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड।
बेसिकली टीओबी नियम उन मामलों को निर्दिष्ट करते हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री, कैबिनेट, इनकी समितियों और राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। द केसेस दैट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट आर इंडिकेटेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड दोज रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द कमिटीज of the cabinet are indicated in the first schedule to the transition of business rules. The cases that require submission to the prime minister and the president are listed in the third schedule to the transition of business rules. So students, कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों को ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस नियमों की दूसरी अनुसूची में इंगित किया गया है और कैबिनेट की समितियों के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों को टीओबी नियमों की पहली अनुसूची में इंगित किया गया है। जिन मामलों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है वह टीओबी नियमों की तीसरी अनुसूची में आती है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स को और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स को। सो जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है जो 1961 में आया था उसमें दो अनुसूचियाँ हैं, जिसकी पहली अनुसूची जो है वो बेसिकली जो मंत्रालय है, विभाग है, कार्यालय है, सचिवालय है यानी कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिस, सेक्रेटेरियट्स, इन सभी को निर्दिष्ट करती है। जबकि जो दूसरी अनुसूची है वो भारत सरकार के जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज है और डिपार्टमेंट्स है उनको आवंटित व्यवसाय को सूचीबद्ध करती है कि भाई जो जो उन्हें काम दिया गया है उनको सूचीबद्ध करती है बेसिकली सेकंड अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। और जब हम टीओबी की बात करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात करते हैं, सो ये जो ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स है ये बेसिकली भारत सरकार में व्यवसाय के निपटान और निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 अनुसूचियां हैं। पहली जो अनुसूची है उसमें बेसिकली कैबिनेट की समितियों के जो यानी कि ऐसे मामले जिनमें कैबिनेट की समितियों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है वो आते हैं टीओबी की पहली अनुसूची में। बेसिकली दूसरी अनुसूची में वो मामले आते हैं जो बेसिकली कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली में कैबिनेट की समितियों की, दूसरी अनुसूची में कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और तीसरी अनुसूची में वो मामले आते हैं जो बेसिकली जिनके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन मामलों को वे आते हैं तीसरी अनुसूची में। नाउ सपोर्ट टू कमिटीज, कैबिनेट समितियों को समर्थन, यह है सेकंड वर्क बेसिकली। सो द सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज इंक्लूड्स, कैबिनेट सचिवालय द्वारा बेसिकली कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को जो सहायता, जो बेसिकली सचिवीय सहायता दी जाती है उनमें जो सहायता शामिल होती है वो है कन्वीनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके आदेश पर जो कैबिनेट है और जो उसकी समितियां हैं उनकी मीटिंग बुलाना, उनकी बैठक बुलाना, ये काम होता है कैबिनेट सचिवालय का बेसिकली। सेकंड, प्रिपरेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द एजेंडा, यानी कि उस मीटिंग में जिस एजेंडे पर बात की जानी है उसकी तैयारी करना और उसका एक मसौदा तैयार करना बेसिकली। देन कैलकुलेशन ऑफ द पेपर्स रिलेटेड टू द केसेस ऑन द एजेंडा, यानी कि जो मसौदा है जो तैयार हुआ है उसको बेसिकली उसके संबंधित जो कागजात है उनका परिचालन करना। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस, अब जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें जो चर्चाएं हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है उसका रिकॉर्ड तैयार करना कि क्या क्या उस मीटिंग में बातें कही गई है। कैलकुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर के अनुमोदन के बाद यानी कि प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के बाद जो चर्चा की गई है उसका जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है उसका परिचालन करना। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा और जो कैबिनेट की समितियां हैं उनके द्वारा, उन डिसीजंस की बेसिकली जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उनको उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी निगरानी करना। नाउ प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, अंतर मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देना।
Each ministry is responsible for acting on its own for expeditious implementation of government policies, plans, and programs. However, where interministerial cooperation is involved, they often seek the assistance of the cabinet secretariat among the सो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों यानी कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए यानी कि उनके तीव्र इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्वयं कार्य करने के लिए जिम्मेदार है प्रत्येक मंत्रालय। हालांकि जहां पर अंतर मंत्रालय सहयोग शामिल है वे अक्सर कैबिनेट सचिवालय की सहायता लेते हैं। यानी कि जब मान लीजिए कोई एक वर्क है, उस वर्क को दो मिनिस्ट्रीज को साथ में काम करना है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद पैदा होता है या फिर कोई भी उनको सहायता की जरूरत होती है, तो उसके लिए कैबिनेट सचिवालय उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। Among the interministerial matters, coordination is required। अब किन किन चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है? यदि हम इंटर मिनिस्ट्रियल मैटर्स की बात करें, यानी कि ऐसे काम जो एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज के द्वारा किए जाते हैं, सो उनमें किस टाइप के कोऑर्डिनेशंस की आवश्यकता हो जाती है कई बार। सो उसमें होता है रिमूविंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जो भी मुश्किलें आनी हैं उनको दूर करना, रिमूविंग डिफरेंसेस, जो भी मतभेद पैदा हो जाते हैं मिनिस्ट्रीज के बीच में उनको दूर करना, ओवरकमिंग डिलेस, देरी पर काबू पाना, यानी कि जो भी काम है, वर्क है, उसमें डिले ना हो, उस चीज़ को देखना। कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो प्रशासनिक कार्यवाही है, प्रशासनिक एक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, उसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, उसमें समन्वय लाना, उसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों में समन्वय लाना, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज है वो ऐसी पॉलिसीज अपनाए जिसमें दोनों ही जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को, उनमें समन्वय आए। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास थी बेसिकली इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है और जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफिस है, या सॉरी जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उसकी भूमिका देखी है नीति निर्माण में। हमने पीएमओ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा है कि पीएमओ क्या होता है, पीएमओ के काम क्या क्या होते हैं। सेम इसी तरीके से जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो क्या काम करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो जन्म कैसे हुआ है या फिर इसका विकास किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। इसके अलावा हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस के बारे में बातचीत की है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ही फिनिश होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल, आपके चैनल HK अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।